हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं निहारिका आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने उदय बैच में, आपके लेक्चर नंबर 10 में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं हमारे सेक्शन ए का टॉपिक। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लेक्चर्स बच्चे पहले हुए हैं आप लोगों के साथ, टोटल 9 लेक्चर्स आ चुके हैं आप लोगों के, वो सारे लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे एंड जो भी टॉपिक्स हमने करे हैं वो सब आपको क्लियर होंगे। कोई भी डाउट है तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, आपके पास कॉमेंट बॉक्स है, आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे अपने डाउट्स बता सकते हैं, आपके डाउट्स को सॉल्व जरूर किया जाएगा और जिनके आए हैं उनके डाउट्स को सॉल्व किया भी गया है। प्लस आप लोगों को जितनी भी डीपीपीज या प्रैक्टिस शीट्स मिलती हैं, आई होप आप लोगों ने वो भी सही तरीके से कर ली होंगी। तो आज बच्चों हम लोग करने वाले हैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसका नाम है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन बच्चे शुरू करने से पहले एक बार हम ये समझेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है, इसके क्या मायने होते हैं, ये क्यों करना होता है और ये पेपर में क्यों आता है। व्हाट इज द रीजन कि हमें हमारे पेपर में कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो बच्चा यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना कॉम्प्रीहेंशन, हमारे स्कूल वाले ना ये क्यों देते हैं। पहली चीज तो वो हमसे चाहते हैं कि हम इस वर्ड का मीनिंग समझ लें। तो बच्चे कॉम्प्रीहेंशन वर्ड का अगर मैं इजी फॉर्मेट बताऊं तो इसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड। ठीक है, टू अंडरस्टैंड यानी कोई भी ऐसा एक्शन या कुछ भी ऐसी चीज जो वो चाहते हैं कि आप अंडरस्टैंड करो और अंडरस्टैंड करने के बाद उसके आंसर को लिखो, उसके आंसर को बनाओ बच्चे, तो उसको कहा जाता है कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, टू अंडरस्टैंड एंड राइट, आपको अंडरस्टैंड करना है और अपने आंसर्स को लिखना है। तो आप लोगों को ये अनसीन पैसेज क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है बच्चों आप लोगों को आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को देखने के लिए। किसके लिए ये दिया जाता है? आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को देखने के लिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स कैसी हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स कहाँ तक पहुंची हैं, वो आप लोग कितनी चीज़ों को समझ पाते हैं, कितनी चीज़ों के आंसर बना पाते हैं, कितनी चीज़ों को खुद लिख पाते हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर ही बच्चे आप लोगों की क्या डिपेंड करता है, इन्हीं के ऊपर आप लोगों का राइटिंग स्किल कॉम्प्रीहेंशन डिपेंड करता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है बच्चे कि हमारा लेक्चर 10 है और हम लोगों ने लास्ट क्लास में डायरी एंट्री करी थी, डायरी राइटिंग करी थी, जो बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं था। अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स के अंदर ही वो लेक्चर हम लोगों ने कर लिया था और आई होप उस टाइम के बाद से आपको डायरी एंट्री लिखना समझ में आ गया होगा, किसी की कोई गलतियां नहीं आ रही होंगी, डाउट्स नहीं होंगे। आज बच्चे हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले हैं अनसीन पैसेज फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पर मैं आपको हाउ टू अटेम्प्ट सिखाऊंगी, कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना होता है अपना अनसीन पैसेज। एक क्वेश्चन करेंगे और जो भी ट्रिक्स होंगी वो भी मैं साइड बाय साइड आपको देती जाऊंगी। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं कॉम्प्रीहेंशन को। अनसीन कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है और कैसे किया जाता है। बच्चे अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रीहेंशन एंड नोट मेकिंग, यहाँ पर नोट मेकिंग नहीं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेकेंड कॉम्प्रीहेंशन। क्यों? क्योंकि हमारे पास पेपर के अंदर नोट मेकिंग नहीं आएगा, हमारे पेपर में आएगा सेकेंड कॉम्प्रीहेंशन। ये 15 मार्क्स या 20 मार्क्स का हमारे पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, 15 मार्क्स से 20 मार्क्स का पूछा जाता है। 7 नंबर 8 नंबर करके आता है या 10-10 नंबर करके 2 क्वेश्चंस आते हैं। दोनों पैसेजेस को मिला के बच्चे 700 से 900 वर्ड्स इन ऑल होते हैं, या ज्यादा से ज्यादा अगर हम मानकर चले तो 1000 वर्ड्स टोटल में होते हैं। द पैसेज विल इंक्लूड 2 ऑफ द फॉलोइंग। जो पैसेजेस आएंगे ना बच्चे वो 2 तरीके से आएंगे। ये मैं क्यों बता रही हूँ कि 2 तरीके के पैसेजेस है, बिकॉज अगर आपको ये समझ में आ जाता है कि कौन से पैसेजेस आएंगे, उसका क्या लेवल होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको उसे पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है। बेटा पहला पैसेज आता है फैक्चुअल पैसेज। यहाँ पर ये जो वर्ड है फैक्चुअल, ये आया है वर्ड फैक्ट में से। ठीक है, तो फैक्चुअल पैसेज क्या है? फैक्चुअल पैसेज एक ऐसा पैसेज है जिसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी होगी ना वो फैक्ट के फॉर्म में लिखी होगी। मान लो उसमें आपको कोई इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, कोई डिस्क्रिप्शन, या आप कह सकते हो कि कोई डिटेल्स दी होंगी किसी चीज के बारे में, कोई रिपोर्ट दी होगी। और बच्चे इसका जो लेवल ऑफ पैसेज होता है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ठीक है, इसका जो लेवल ऑफ पैसेज होता है ये थोड़ा सा मीडियम होता है, इसमें इजी पैसेज नहीं आता। लेकिन इसका जो क्वेश्चन लेवल होता है, इसका जो क्वेश्चन होता है बच्चे वो इजी और मीडियम ही होता है। ठीक है, पैसेज थोड़ा सा मुश्किल दे सकते हैं लेकिन जो उसको सॉल्व आप लोग करेंगे जब, तो वो आपके लिए आसान रहेगा, उसमें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी।
और दूसरा लेवल ऑफ पैसेज होता है बच्चे हमारे पास डिस्कर्सिव पैसेज, जिसके अंदर आपकी ओपिनियंस, आर्ग्यूमेंट्स, परसुएसिव मतलब मनाने के लिए, जब आपने किसी भी चीज को मनाने के लिए कोई चीज बोली है, मनाने के लिए लिखा जा रहा है, या फिर इंटरप्रेटिव टेक्स्ट, या इसके लिए बच्चे आप दूसरा वर्ड यूज कर सकते हो कि इसके अंदर आपको टेबल्स, इसके अंदर आपको ग्राफ, इसके अंदर आपको पाई चार्ट, ये सारी चीजें भी मिलेंगी और इनके अनुसार ही आपको अपने क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने होंगे। अब यहां पर बच्चे ये जो पैसेज आता है ना, ऐसे लेवल के अंदर आपका जो पैसेज आता है वो बहुत ही इजी आता है। कैसा आता है? इजी आता है। और जो क्वेश्चंस आते हैं ना बच्चे, वो थोड़े से एनालिसिस बेस्ड आते हैं। कैसे आते हैं? एनालिसिस बेस्ड आते हैं। एनालिसिस बेस्ड का क्या मतलब हो गया? एनालिसिस बेस्ड का मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट आंसर नहीं देंगे। उन्होंने मान लो आपको एक ग्राफ दे दिया और बोला कि बताओ कि इस साल से लेकर इस साल के बीच में कितना चेंज आया, तो वहां पर आपको उस चीज का एनालिसिस करना पड़ेगा, वहां पर आपको वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और उसका आंसर लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर बेटा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मीडियम से हार्ड हो जाता है। हार्ड तो मैं नहीं कहूंगी, एक आधा 10 में से एक क्वेश्चन मुश्किल होगा। इसका पैसेज इजी, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से तरार से तेज तरार होते हैं। वही ये फैक्चुअल पैसेज की लैंग्वेज थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके क्वेश्चंस बहुत ही इजी होंगे, मतलब डायरेक्ट आंसर आप ढूंढ सकते हैं। अब हमारे बच्चों को ना एक प्रॉब्लम ये आती है, वो ये कहते हैं कि मैम जब भी हम लोग अनसीन पैसेज करते हैं ना, बचपन में तो हमें इन पैसेज आंसर मिल जाता था। कहाँ मिल जाता था? पहले तो हमें इन पैसेज आंसर मिल जाता था, यानी जब भी हम कोई आंसर ढूंढते थे तो वो हमें पैसेज के अंदर ही लिखा हुआ मिल जाता था। हम यहां से यहां तक कॉपी पेस्ट मारते थे, Ctrl+C Ctrl+V करते थे, कॉपी पेस्ट कर देते थे हमारी आंसर शीट में, और हमें मैम 2 नंबर 1 नंबर जितना भी मार्क्स होता था वो मिल जाता था। लेकिन अब क्या हो गया है? अब अगर मैं वापस से वही Ctrl+C और V करता हूं, कंट्रोल कॉपी पेस्ट करता हूं, तो टीचर मेरा आंसर भले ही सही भी लिखा हो तो काट देती है और मुझे 0 नंबर दे देती है। ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? तो बेटा जब भी आप बड़े क्लास में जाते हैं, आपको अपने आंसर को क्या करना पड़ता है? आपको अपने आंसर को पैराफ्रेज करना पड़ता है, आपको अपने आंसर को सिंपल भाषा में मॉडिफाई करना पड़ता है, आपको उसको तरोड़ मरोड़ कर लिखना होता है। अब जो आंसर होते हैं ना बच्चे बड़ी क्लासेस के अंदर, उन्हें पैराफ्रेज करना पड़ता है। आपको लाइन तो मिल गई कि मुझे इस पैसेज की इस लाइन में से ये पॉइंट बनाकर इस तरीके से लिखना है, ठीक है, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन वहां पर टीचर देगी आपको आधा, या हो सकता है 0 ही दे दे। तो आपको क्या करना है? आपको जो भी लाइन दी गई है उसको पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज करने का मतलब क्या है? पैराफ्रेज करने का मतलब है कि उसे अपने हिसाब से मरोड़ना है, तरोड़ना है और अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो राइट इन योर ओन लैंग्वेज, उसको अपनी खुद की भाषा में लिखो, ठीक है। राइट इट इन योर ओन लैंग्वेज, उसको अपनी खुद की भाषा में लिखो, समझे? आप जो भी चीज लिखेंगे उसे अपनी खुद की भाषा में लिखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। कॉपी पेस्ट करोगे तो बेटा ये अब मेथड नहीं चलता है। अगर आप कॉपी पेस्ट करोगे इन पैसेज तो ये इस पे कांटा लग जाएगा और टीचर नंबर काट लेगी, ठीक है। तो ये काम नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें ये काम करना है, क्योंकि इस पे हमें नंबर मिलेंगे, उस पे हमारे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। समझे भाई क्या करना है और क्या नहीं करना? अब कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं और उससे पहले ये कॉम्प्रिहेंशन है बच्चे। ये कॉम्प्रिहेंशन है कि आपको कैसे सवाल दिए जा सकते हैं पेपर के अंदर, तो वो भी एक बार आप समझ लीजिए। नोट मेकिंग आप लोगों का नहीं आ रहा है तो हम इसको हटा देते हैं, नोट मेकिंग से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पर आएगा बच्चे सेकेंड पैसेज, वो मैं अभी लिखूंगी यहाँ पे। देखो पैसेज में आपको कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? आपको आ सकते हैं शॉर्ट आंसर टाइप, 1-1 नंबर 2-2 नंबर के क्वेश्चन दे दिए और बोलेंगे कि 1-1 2-2 नंबर के क्वेश्चंस के हिसाब से आप इनके आंसर्स बनाकर लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन टू टेस्ट लोकल ग्लोबल एंड इन्फरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन, कि आपको कितनी वर्ल्ड नॉलेज है, ठीक है, आपकी जनरल नॉलेज कितनी है, इन सब चीजों के बारे में भी बच्चे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। और आपको पूछे जाएंगे वोकैबुलरी के सवाल, यानी आपको वर्ड्स
के मीनिंग पूछे जाएंगे पूरे के पूरे पेपर में दो तरीकों में से। एक तो होता है बच्चे ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स, कि आपको कोई वर्ड दे दिया और बोलेंगे कि इसके ऑपोजिट मीनिंग का वर्ड बताओ, या फिर वो आपको दे देंगे कोई भी सेम मीनिंग का वर्ड बताओ। ठीक है, आपको वो दो में से कोई क्या क्या ऑप्शन देंगे, वो बोलेंगे सेम मीनिंग्स वाले वर्ड बताओ और ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड बताओ, और आपको उसके हिसाब से अपने वर्ड मीनिंग्स ढूंढ के अपने पेपर के आंसर शीट में लिखने होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के दो क्वेश्चंस आपको पेपर में आएंगे। और तीसरा बच्चे एक और टाइप ऑफ लिटरेरी पैसेज भी आता है जिसमें कोई फिक्शन, जिसमें मतलब आप कह सकते हैं कोई रियल स्टोरी उन्होंने दे दी, कोई ड्रामा दे दिया, कोई पोएट्री, ऐसे बायोग्राफी कुछ भी दे दिया, और उसके हिसाब से आपका पैसेज आएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर आपकी कॉम्प्रिहेंशन को चेक करने के लिए कुछ वो दी गई हैं, आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। टू टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं हमारे पेपर का सेक्शन ए, और सबसे पहला पेपर का सवाल ही यही होता है। कई बच्चों को सबसे ज्यादा टाइम ही इस सेक्शन को करने में लगता है, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैम हमें आंसर मिल ही नहीं रहे, हमें पता ही नहीं कि आंसर लिखा कहाँ है। तो बेटा आंसर लिखा कहाँ है, कैसे ढूंढना है वो समझते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। देयर विल बी 6 to 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, 6 या 8 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और 3 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एक अनसीन पैसेज के अंदर। ठीक है, 6 और 3 या 8 और 2, मतलब जिस हिसाब से भी जाए, या फिर 4, पेपर में मर्जी है। 6 और 4 और 8 और 2 के हिसाब से का एक कॉम्बिनेशन बनता है कि 8 नंबर के नॉर्मल सवाल और 2 नंबर की वोकैबुलरी, या 6 नंबर के नॉर्मल सवाल और 4 नंबर की वोकैबुलरी। उसके हिसाब से बच्चे एक पेपर सेट होता है। हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा, ये हर सवाल में जरूरी है। हर क्वेश्चन 1 या 2 मार्क से ऊपर का नहीं होगा। शॉर्ट आंसर टाइप विल बी टू टेस्ट द स्टूडेंट्स लोकल, ग्लोबल एंड इन्फरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। यहाँ पर वो आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को, आपको दुनिया के बारे में कितना पता है, आप आंसर बना पा रहे हो नहीं बना पा रहे हो, उन सबको चेक किया जाता है। और वोकैबुलरी के अंदर आपकी वर्ड पावर को चेक किया जाता है कि आपको कितने वर्ड के मीनिंग्स आते हैं और कितने के नहीं आते हैं, और अगर आपको मुश्किल वर्ड दे दिए जाएं तो क्या आप उन वर्ड के मीनिंग्स को बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे। योर आंसर मस्ट बी ब्रीफ। वो कहते हैं आपका आंसर कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। आपको पता है कि आपको कितना आंसर लिखना है, उसको कहानी नहीं बनानी है, कंप्लीट जो मांगा गया है वो होना चाहिए आंसर में, टू द पॉइंट। और जो भी बात आप आंसर में लिख रहे हैं वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, यानी काफी क्लियर होनी चाहिए। घुमावदार आंसर लिखोगे टीचर देखते ही नंबर काट देगी। सच आंसर्स विल गेट गुड मार्क्स। यू मस्ट कीप इन योर माइंड द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब जो आगे आपको पॉइंट्स दिखने वाले हैं वो आपको दिमाग में रखने हैं अपना पैसेज को सॉल्व करने में। रीड द पैसेज केयरफुली टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पैसेज। पैसेज को बहुत ध्यान से पढ़ो उसकी थीम को समझने के लिए। यहां पर बच्चे थीम वर्ड दिया गया है। इस थीम वर्ड के साथ आप लोग एक और चीज अंडरस्टैंड करेंगे। कभी भी अगर आपको टाइटल का सवाल आता है, मैसेज का सवाल आता है, थीम का सवाल आता है, ठीक है, और कोई आइडिया का सवाल आता है, सेंट्रल आइडिया, वो पूछते हैं कि इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है। और हमें ना कितनी बारी ये सवाल सबसे पहली बारी में दिया होता है, सबसे पहला सवाल दिया होता है थीम बताओ, टाइटल बताओ, मैसेज बताओ। तो ऐसे सवालों को ना बच्चे उस समय के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, ऐसे सवालों को उस टाइम के लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसे सवालों पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको ध्यान नहीं देना है। क्यों नहीं देना है आपको ध्यान? इसीलिए नहीं देना है बच्चे बिकॉज ये वो सवाल है ये आपको तब आंसर करने में ज्यादा समझ में आएंगे जब आप पूरा पैसेज पढ़ चुके होंगे। और मैं भी आपको बताऊंगी कि पैसेज पढ़ना कैसे है। तो अगर थीम, टाइटल, मैसेज या सेंट्रल आइडिया के वर्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इनको लास्ट के लिए छोड़ दो, पहले नहीं करने हैं। दूसरा, इफ यू फाइंड सम वर्ड्स इन द पैसेज हुज मीनिंग इज नॉट क्लियर, मान लो आपको कोई वर्ड मिलता है जिसका मीनिंग आपको क्लियर नहीं है, तो ट्राई करो उनका एक्सपेक्टेड मीनिंग समझने का। एक्सपेक्टेड कैसे समझोगे? सेंटेंस के इधर देखो और इधर देखो, उस वर्ड के इधर देखो और इधर देखो, देखो सेंटेंसेस क्या लिखे हैं, उन सेंटेंसेस को पढ़ो, उन सेंटेंसेस को समझो। उन सेंटेंसेस के हिसाब से आपको क्या लग सकता है कि हाँ यार इस सेंटेंस में ये वर्ड लिखा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूं द बॉय हर्ड हिज कार इन द पोल। ठीक है, मैंने लिखा द बॉय हर्ड हिज कार इन द पोल, अब एंड गॉट इंजर्ड। ठीक है, और मैंने लिखा एंड गॉट इंजर्ड। मान लो ये लाइन लिखी है और उन्होंने बोला कि आपको ये हर्ड वर्ड का मीनिंग बताना है। अब हमारे लिए ये हर्ड वर्ड एक बिल्कुल नया शब्द हो जाता है, हमें नहीं पता कि मैम हर्ड का मीनिंग क्या होगा।
तो यहाँ पर अब आप सेंटेंस देखो, द बॉय हर्ड हिज कार इन द पोल एंड गॉट इंजर्ड। देखो यहाँ पे लड़के को लग रही है चोट, तो लड़के ने क्या किया, हर्ल किया, मतलब हो सकता है कि उसने हिट कर दिया हो, तभी तो उसको चोट लगी है। तो यहाँ पर हर्ल का मतलब हम लोग हिट मान सकते हैं। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे, एक एस्टिमेट लगाएंगे कि अच्छा यहाँ पर ये वर्ड लिखा है तो इसका ये मीनिंग हो सकता है। तो इस तरीके से बच्चे हम एक टेंटेटिव मीनिंग बना सकते हैं, एक एक्सपेक्टेड मीनिंग बना सकते हैं, भले ही हमें वर्ड का मीनिंग पता हो या नहीं पता हो। कीप योर आंसर ब्रीफ एंड राइट द ओनली those points in the answer which are related to the question. अपने आंसर्स को छोटा रखना है और जो क्वेश्चन में बच्चे पूछा गया है सिर्फ आंसर में उतना ही आना चाहिए। आंसर में कोई एक्स्ट्रा कहानी आपको नहीं बनानी है। क्वेश्चन में जितना पूछा गया है उतना ही आंसर में लिखना है। दूसरा, बिगिन द आंसर इन द सेम वे इट इज आस्क्ड। जैसे सवाल पूछा गया वैसे ही आंसर लिखना है। राइट योर आंसर इन योर ओन एक्सप्रेशन एंड डू नॉट फॉलो द सेंटेंस ऑफ द पैसेज। जैसा आप लोगों ने खुद बनाना है आंसर, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, बिकॉज क्वेश्चंस जो दिए गए हैं वो आपके लैंग्वेज एक्सप्रेसिंग एबिलिटीज को चेक करने के लिए दिए गए हैं कि आप भाषा को किस तरीके से व्यक्त करते हो अपनी खुद की लैंग्वेज में, वो चेक करने के लिए दिया गया है, ना कि कॉपी पेस्ट करने के लिए। ठीक है। टू आंसर दी वोकैबुलरी क्वेश्चन, पहले सेंटेंस को पढ़ो या वर्ड को पढ़ो और उसके बाद उसका सेंस समझने की कोशिश करो। जैसे मुझे यहाँ हर्ड का मीनिंग नहीं पता था, लेकिन मैंने उस वर्ड का सेंस समझा और मुझे समझ में आया कि अच्छा हो सकता है कि उसने गाड़ी तेज देके हिट करी हो, तो उसका मीनिंग आपको क्लियरली मिले या नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसका नियरेस्ट मीनिंग जरूर मिल जाएगा। भले ही आपको उस वर्ड का प्योर मीनिंग नहीं पता, रियल मीनिंग नहीं पता, लेकिन उसके आसपास का उसका नियर मीनिंग आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो वो नियर मीनिंग समझना ही हमारे लिए जरूरी है। आगे देखते हैं। नाउ रीड ऑल योर आंसर वंस मोर एंड करेक्ट द मिस्टेक्स इफ एनी। अब सारा करने के बाद एक बार चेक करो कि आपने आंसर सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। स्पेलिंग, पंक्चुएशन, ग्रामर, ये सब करेक्ट होना चाहिए, तभी पूरा नंबर मिलेगा। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज बाय रीडिंग इट ट्वाइस और थ्राइस ओनली वंस। ठीक है, एज अ होल पैसेज में आप पूरा एक बारी में पढ़ लोगे ना, आपको उसका सेंट्रल थीम समझ में आ जाएगा कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताती हूँ कैसे। बी केयरफुल ऑफ द टेंस। आंसर किस टेंस में लिख रहे हो, प्रेजेंट में लिख रहे हो, पास्ट में लिख रहे हो, उसका बहुत ध्यान रखना। और वो कैसे पता लगेगा? आंसर द क्वेश्चन इन द सेम टेंस इन विच इट इज बीन आस्क्ड। जिस टेंस में सवाल पूछा जाएगा उसी टेंस में आपको आंसर देना होगा। टू आंसर द क्वेश्चन कंटेनिंग क्लॉज मस्ट बिगिन विद क्लॉज व्हेन। जैसे अगर क्वेश्चन व्हाट या व्हेन से शुरू हो रहा है तो आंसर भी व्हेन से ही आएगा। जैसे देखो, व्हाट वाज सीता डूइंग व्हेन यू एंटर्ड द रूम, तो यानी व्हेन से ही आंसर शुरू करोगे। व्हेन आई या ही कुछ भी, व्हेन आई एंटर्ड द रूम सीता वाज स्लीपिंग। तो मैंने क्या किया, जब मुझे आंसर में व्हेन दे रखा है तो मैं अपना आंसर भी व्हेन के साथ ही स्टार्ट करूंगी। ठीक है, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो आप लोग यूज कर सकते हैं अपने पैसेज को करने में। अब आते हैं एक पैसेज के ऊपर और मैं आपको सिखाती हूँ पैसेज करते कैसे हैं। ये बेटा पहला पैसेज आप लोगों की स्क्रीन पर है। अब मेरा सजेशन, जब भी आप पैसेज को पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से पैसेज को पढ़ने की करेक्ट अप्रोच क्या होती है, पैसेज को पढ़ने की बच्चे करेक्ट अप्रोच क्या होती है। ठीक है, एक वर्ड अगर मैं दूं करेक्ट अप्रोच, तो वो क्या है? करेक्ट अप्रोच क्या है पैसेज को पढ़ने की? आपके हिसाब से पैसेज कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए? पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन फर्स्ट, या फिर पैसेज फर्स्ट? अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे मैं आप लोगों को बताऊं, अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो हमेशा ना ये बोलते हैं कि मैम हम ना पहले पैसेज पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम पहले पैसेज पढ़ेंगे। लेकिन जब भी बच्चे हम लोग पैसेज को सबसे पहले पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है, वेरी मच इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, हमने पूरा पैसेज पढ़ा, हमने मान लो 500 या 500 वर्ड से करीब का पैसेज पढ़ा, तो हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो जाती है। अब मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन 1 पढ़ा। अब क्वेश्चन 1 में जो चीज लिखी थी वो पैसेज की स्टार्टिंग में थी, लेकिन क्योंकि मैंने पैसेज पूरा लास्ट तक पढ़ लिया तो बहुत सारी चीजें ना मेरे दिमाग में खो गई। अब मैं क्या करूंगी, मैं वापस पैसेज पे जाऊंगी, मैं आंसर को ढूंढूंगी, फिर आंसर को लिखूंगी, और आंसर लिखने के बाद फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे जाऊंगी, फिर मैं देखूंगी कि सेकंड का आंसर यहाँ पे था। उसमें मेरे को बहुत टाइम लगेगा कि पहले पैसेज पढ़ा, फिर क्वेश्चन पढ़ा, फिर क्वेश्चन 2 पढ़ा, फिर वापस पैसेज पढ़ा, बहुत टाइम वेस्ट है। ये काम हम नहीं करेंगे। ठीक है, ये काम बच्चे हम लोग नहीं करेंगे, इसको कांटा लगा दो। फिर हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन।
ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है सबसे पहले। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन 1 पढ़ा, अब आपको क्वेश्चन 1 को पढ़ के क्या करना है, उसमें से कीवर्ड ढूंढना है कि अच्छा यार ये वो वर्ड लग रहा है मुझे जो कंसिडर किया जा सकता है, जो माना जा सकता है कि इस वर्ड से रिलेटेड आंसर मेरे को पेपर में ढूंढना है, पैसेज में ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगी, मैं उस कीवर्ड को पढ़ूंगी, मैं जाऊंगी पैसेज में। और जनरली क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होता है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होता है वो या तो बेटा आपको पैसेज 1 में या फिर लास्ट पैसेज में मिलता है। ठीक है, ये चीज को हमेशा याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो हमेशा आपको या तो पैसेज 1 में मिलेगा या लास्ट पैसेज में मिलेगा। क्यों? बिकॉज जब राइटर लिखता है ना पैसेज को, तो वो इस तरीके से ही लिखता है कि आप अपने मतलब वो भी एक आर्टिकल के तरीके से तो लिख रहा है, तो आपको मेन आइडियाज, टाइटल्स, ये सब लास्ट या फर्स्ट पैराग्राफ के हिसाब से मिल जाते हैं। तो आपको जब भी क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करना हो तो हमेशा लास्ट पैसेज और फर्स्ट पैसेज पढ़ लो, क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट हो जाएगा। फिर आप लोग आओगे क्वेश्चन नंबर 2 पे, तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आपने सिर्फ पहला पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ पढ़ा, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आपका टाइम बच गया। अब आपने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 2, अब आपने पढ़ा कि अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज मांग रहा है, फिर आपने इसका कीवर्ड उठाया, आपने देखा कि अच्छा मुझे ये कीवर्ड ढूंढना है, फिर मैं वापस पैसेज में गई। अब जितना मैंने पढ़ लिया उसमें तो इसका आंसर नहीं था, वरना मैं लिख ही देती। अब मैं वापस पैसेज में गई और मैंने आगे का पैसेज पढ़ा, मुझे आगे के पैसेज में आंसर क्वेश्चन 2 का आंसर मिल जाएगा। सेम चीज फिर मैं गई क्वेश्चन नंबर 3 पर, मैंने क्वेश्चन नंबर 3 देखा, कीवर्ड देखा, पैसेज पे आई, पैसेज देखा, पैसेज में से आंसर मिल गया, लिख दिया। तो इस तरीके से बहुत जल्दी ही बच्चे आपके जितने भी क्वेश्चन के आंसर्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ज्यादा टाइम पैसेज को सॉल्व करने में नहीं लगेगा। ज्यादा से ज्यादा मतलब आपको इनिशियली हो सकता है स्टार्टिंग में 15 मिनट पर पैसेज लगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते जाएंगे पैसेज सॉल्व करने की तो कोशिश करो कि ये 10 मिनट पर पैसेज पर आ जाए। और ये बहुत आसान है, टाइमर लगाओ और प्रैक्टिस करो। 15 मिनट पर पैसेज से 10 मिनट पर पैसेज आना बहुत आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मेरे को क्या करना है, मुझे पैसेज नहीं पढ़ना, मुझे क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन है व्हाट इज अ मिस्टेकन बिलीफ। अब यहां पर मुझे कीवर्ड मिलता है, वो ये वर्ड है मिस्टेकन बिलीफ। अब मुझे क्या करना है, मुझे पैराग्राफ 1 में और पैराग्राफ 2 में क्या, पैराग्राफ लास्ट में क्या देखना है, ये मिस्टेकन बिलीफ वर्ड ढूंढना है। तो मैं पैसेज पूरा नहीं पढ़ूंगी, अभी मैं सिर्फ वर्ड ढूंढूंगी। तो देखो मेरा पहला पैराग्राफ ये रहा, मुझे क्या यहीं पे कहीं पे भी वो दिख रहा है, पैसेज में मिस्टेकन बिलीफ वर्ड दिख रहा है, मिस्टेकन बिलीफ, मिस्टेकन बिलीफ, मिस्टेकन बिलीफ, अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स, नहीं, अचीव सक्सेस, लिटिल एफर्ट, अनदर डज नॉट सक्सीड इन स्पाइट, नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा। ठीक है, मतलब फर्स्ट पैसेज में आंसर नहीं है। मैं एक बार लास्ट पैसेज देख लूं। देयर आर क्वाइट फ्यू बिलीवर्स इन द वर्ल्ड, पढ़ो, को रिलेट, मिस्टेकन बिलीफ वर्ड ढूंढना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो होगा ना सेम वर्ड। Innocent, root cause, irrational behavior, believe that whatever comes to pass is predestined by God and being created by Him, have absolute no will, mistaken belief, ये रहा, ये रहा, ये रहा, मुझे मिल गया mistaken belief word। अब कितने चंट है वो, उन्होंने पहले क्वेश्चन का आंसर लास्ट पैराग्राफ में रखा हुआ है, पर हमें तो पहले ही पता था हमें क्या करना है, हमने पूरा पैसेज पढ़ा ही नहीं, हम तो सीधा इस पे आए। अब मैं इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ूंगी और अपना आंसर सोचूंगी। देखो वो कहते हैं द रूट कॉज, यहां से पढ़ेंगे, द रूट कॉज ऑफ इररेशनल बिहेवियर इज बिलीव दैट व्हाटएवर कम्स टू पास is predestined by God and beings created by Him have absolutely no role in shaping their own destiny. Quite few people believe in the world in the forsake their responsibility in the mistaken belief that gain and loss being predestined is no necessary of personal effort. ठीक है, तो यहां पर बेटा ये पैराग्राफ में हम यहां से पढ़ेंगे, हमने यहां से पढ़ना है। देखो द रूट कॉज ऑफ सच इररेशनल बिहेवियर, इररेशनल बिहेवियर का मतलब होता है खराब बिहेवियर, इज द बिलीफ व्हाटएवर कम्स टू पास इज प्रीडेस्टिन्ड बाय गॉड, यानी जो भी होता है इट इज प्रीडेस्टिन्ड बाय गॉड, मतलब ऑलरेडी डिसाइडेड बाय गॉड। ठीक है, ऑलरेडी डिसाइडेड बाय गॉड, भगवान ने पहले ही सब डिसाइड कर रखा है। एंड द बीइंग्स क्रिएटेड बाय हिम, और जो इंसान बनाए गए हैं, हैव नो रोल इन शेपिंग देयर ओन डेस्टिनी, और इंसान का कोई रोल नहीं है उसकी खुद की किस्मत को सही करने में। क्वाइट फ्यू पर्सन इन द वर्ल्ड forsake देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मिस्टेकन बिलीफ। अच्छा, और वो कहते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ देते हैं इस गलत बिलीफ में कि भगवान ने ही सब कुछ अगर करना है तो हमें कोई पर्सनल एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। वो पूछते हैं व्हाट इज अ मिस्टेकन बिलीफ, तो हम कैसे लिखेंगे, मिस्टेकन बिलीफ, मिस्टेकन बिलीफ इज दैट everything
इज, अब आप लोग प्रीडेस्टिन्ड बाय गॉड भी लिख सकते हो, ऑलरेडी डिसाइडेड बाय गॉड, ऑलरेडी डिसाइडेड बाय गॉड एंड मैन हैज टू मेक नो एफर्ट। ठीक है, यही मिस्टेकन बिलीफ है कि एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय गॉड, कि भगवान ने सब कुछ ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है और इंसान को कुछ भी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डू वी डाउट द इम्पार्शियलिटी ऑफ द डिवाइन जस्टिस। क्या वर्ड आ रहा है? इम्पार्शियलिटी ऑफ द डिवाइन जस्टिस। ठीक है, अब मुझे क्या ढूंढना है? ये इम्पार्शियलिटी ऑफ द डिवाइन जस्टिस ढूंढना है। मैं फिर से पैराग्राफ 1 देखूंगी एक बार, पैराग्राफ 1 देखते हैं। मेरे को यहाँ पे इम्पार्शियलिटी ऑफ डिवाइन जस्टिस ढूंढना है, मेरे को मिल गया वर्ड। देखो यहां पर वो कहते हैं, ये रहा इम्पार्शियलिटी ऑफ डिवाइन जस्टिस। सवाल क्या पूछता है हमसे? हम सवाल देखते हैं, सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है हम कब डाउट करते हैं, यानी हम डाउट कर रहे हैं तो हमें कुछ एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा। अब हम पैसेज को पढ़ेंगे। वो कहते हैं वी ऑफन कम अक्रॉस सिचुएशन एंड इंसिडेंट विच अपीयर क्वाइट कॉन्ट्रडिक्टरी। वो कहते हैं कभी कभी हम ऐसी सिचुएशन के सामने आ जाते हैं जो हमें बहुत ही ऑपोजिट लगती हैं। अब देखो किसी बच्चे को कॉन्ट्रडिक्टरी वर्ड का मीनिंग मान लो नहीं पता, तो उस वर्ड को छोड़ दो वहीं पर। ठीक है, उस वर्ड पे फोकस मत करो, उस वर्ड को छोड़ दो। अगर आपको मुश्किल लगता है अंडरलाइन करो और आगे बढ़ जाओ, अभी उसके मीनिंग पे इतना दिमाग मत लगाओ। Often known as the laws of nature, creating doubt about the impartiality of divine justice। अच्छा ठीक है, यहाँ पर impartiality of divine justice। अब ये divine justice किसके लिए यूज हो सकता है? भगवान के लिए यूज हो सकता है। impartiality, impartiality का मतलब है भेदभाव नहीं करते। अब पढ़ते हैं फॉर इंस्टेंस, देखो यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, A honest, duty-conscious, morally elevated person is often seen caught in adversities in one form or the other। वो कहते हैं देखा जाता है कि एक ऑनेस्ट, ड्यूटी कॉन्शियस, ड्यूटी मानने वाला इंसान जो मॉरली एलिवेटेड है, जो मॉरली चीज़ों को करता है, वो हमेशा एडवर्सिटीज में फंस जाता है। मुझे एडवर्सिटीज का मतलब नहीं पता, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ कि यहाँ पर बात हो रही है कि जो अच्छे लोग हैं वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, या फिर सडनली स्ट्रक विद अ ग्रेट मिसफॉर्च्यून एज दो ही और शी बी इज बीइंग पनिश्ड बाय गॉड फॉर अ ग्रेट सिन। कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है और ऐसा लगता है कि जैसे भगवान उन्हें किसी गलत पाप के लिए उन्हें पनिश कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखते हैं लोगों को, तो वो गंदे से गंदे काम में लगे होते हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस में लगे होते हैं और वो बहुत पीसफुली रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस। An idler wins a jackpot or inherits a fortune फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड क्वार्टर्स। एक वेला इंसान, एक आइडलर यानी आप कह सकते हो वेला आदमी जो है वो जैकपॉट जीत जाता है, गाड़ियां मिल जाती हैं। वेयर एज एक हार्ड वर्किंग इंसान जो है वो सफर ही करता रहता है, मेहनत ही करता रहता है अपनी बेसिक नेसेसिटीज के लिए। तो ठीक है, मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? हमने यहाँ इंस्टेंसेस देखे, एग्जाम्पल्स देखे। तो वो कहते हैं व्हेन डू वी डाउट अबाउट द इम्पार्शियलिटी ऑफ डिवाइन जस्टिस। हम कब उन पे शक करते हैं? जब हम ये देखते हैं कि गुड पीपल आर पनिश्ड बाय गॉड and the bad people are always living peacefully। तो हम कैसे लिख सकते हैं? when good people, अब देखो when से शुरू हो रहा था, when से लिखेंगे when good people are punished by God and corrupt people, और corrupt people क्या कर रहे हैं? and corrupt people live in peace is when we doubt, is that when we doubt क्या करते हैं? impartiality of divine justice। ये मैं पूरा नहीं लिख रही क्योंकि स्पेस नहीं है। impartiality of divine justice। ठीक है, तीसरा, give an example of a phenomena ascribed to the role of fate। अब हमें यहाँ करना है, वो कहते हैं कि एग्जाम्पल दो ऑफ अ फिनोमिना ascribed। ascribed का मतलब हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये वर्ड देखना है, यहाँ पर लिखा है रोल ऑफ फेट। अब मुझे क्या करना है? मुझे रोल ऑफ फेट टाइप का वर्ड ढूंढना है अपने पैसेज में। अब देखते हैं रोल ऑफ फेट कहाँ लिखा है। पहला पैसेज में कहीं पर रोल ऑफ फेट लिखा है? लिखा है भैया, ये रहा रोल ऑफ फेट। अब ये पैसेज ही पढ़ लेते हैं, बिकॉज यहाँ तक तो हमने आंसर लिख दिया, हमारा आंसर यहाँ से यहाँ तक का होगा।
One person achieves great success with little effort, whereas other does not succeed in spite of his best effort. ऐसे फिनोमिना को हम लोग रोल ऑफ फेट कहते हैं। तो ये लाइन तो मैं एज इट इज कॉपी कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करके चल रही हूँ, आंसर नंबर सी है ये। एज इट इज लिख सकते हैं, बिकॉज देखो रोल ऑफ फेट लिखा है और यहाँ पर वो क्या पूछ रहे हैं, कौन सा फिनोमिना रोल ऑफ फेट को दिखाता है कि एक इंसान बिना एफर्ट करे बहुत कुछ ले जाता है और एक इंसान एफर्ट करके भी कुछ नहीं लेकर जाता। तो मेरे को आंसर जो था, आंसर इन पैसेज मैंने मार्क कर दिया है, तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, हाउ इज एन इंटेलिजेंट पर्सन समटाइम्स सीन लिविंग। अब मुझे क्या देखना है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन कभी कभी हमें कैसे रहते हुए दिखता है। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि एक इंटेलिजेंट पर्सन मुझे कैसे रहते हुए दिखता है। तो अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे अपने पैसेज का ये वाला पार्ट देखना है। यहाँ पर मैं इंटेलिजेंट पर्सन का नाम ढूंढूं, कहीं अगर मुझे इंटेलिजेंट पर्सन दिख जाए तो। इंटेलिजेंट पर्सन दिख रहा है, एक बार मैं अपना अगला सवाल भी पढ़ ही लेती हूँ, बिकॉज अगला सवाल क्या पता मुझे आंसर मिल जाए। नेम फ्यू नेचुरल कैलामिटीज, यानी मुझे कुछ नेचुरल डिजास्टर्स के नाम भी ढूंढने हैं, मैं दोनों चीजें ढूंढ लेती हूँ। अनप्रेसिडेंटेड नेचुरल कैलामिटीज, लो मिल गई नेचुरल कैलामिटीज, वर्ड लिखा हुआ है, जैसे फेमाइन, एपिडेमिक, टोर्नाडोज, फ्लड्स, डैमेज बाय लाइटनिंग एंड अर्थक्वेक एंड अनटाइमली डेथ आर कॉमनली एट्रीब्यूटेड। अच्छा ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज द फेमाइन, एंडेमिक, एपिडेमिक्स, टोर्नाडोज एंड फ्लड्स। आंसर नंबर ई भी हम लोगों को मिल गया है, अब से डी ढूंढना है। तो ठीक है, यहां पर तो नहीं दिख रहा, अब आगे देखते हैं। सच अनएक्सपेक्टेड एडवर्सिटीज, एडवर्सिटीज का मतलब हमें पता है कि प्रॉब्लम है, आर रेयर, लेकिन वो हमारी लाइफ में होती है। एट टाइम्स दे लीव सच डीप इम्प्रिंट्स ऑन द साइकी, वो कहते हैं कभी कभी इनका डीप इफेक्ट रह जाता है हमारी साइकी पर। साइकी का मतलब होता है हमारी थिंकिंग पर, हमारे दिमाग के ऊपर इनका इतना इफेक्ट रह जाता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू इग्नोर देम, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। Those who are not familiar with the mysteries of divine justice become very much perplexed by such experiences. अब देखो perplexed, यहाँ पर perplexed word का मतलब बच्चे होता है confused। जो भगवान की लीला नहीं जानते हैं वो ऐसी चीजों से confused हो जाते हैं और कभी कभी क्या करते हैं, prejudiced opinion बना लेते हैं, मतलब already made negative व्यूज। जब आप अपने मन में नेगेटिव व्यूज पहले से ही बनाकर रखते हो किसी को जाने बिना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं प्रेजुडिस। तो यानी यहाँ पर हमें यह समझ में आया कि जो समझदार इंसान होते हैं कभी कभी वो भगवान की चीजों को समझ नहीं पाते, एंड बिकॉज वो भगवान की चीज को समझ नहीं पाते दे फॉर्म प्रेजुडिस। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, समटाइम्स people who do not understand what God does and why, they get confused और फिर वो क्या करते हैं, भगवान को ब्लेम करते हैं, and then they blame God। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पैसेज पढ़ा और आंसर बना दिया। तो यानी मैंने कितनी देर में, आई थिंक शायद 10 मिनट के अंदर मैंने हमारे 5 क्वेश्चन के आंसर्स यहाँ पर ढूंढ दिए। अच्छा, ऑप्शन नंबर सी डी ई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ई का आंसर भी आप लोगों के लिए इधर मार्क कर दिया था, ठीक है। तो जैसा आप लोग देख ही सकते हैं। अब आगे बच्चे यहाँ पर ये 2 क्वेश्चंस और हैं, जिनमें से ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़कर जाऊंगी, ठीक है। इसके लिए कुछ वर्ड मीनिंग्स मैं आपके पैसेज में ही रहने दूंगी ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच कैटेगरी इज फाइनेंशियल लॉस पुट। फाइनेंशियल लॉस कौन से हमारी कैटेगरी में आता है? देखो यहाँ मैंने कहीं फाइनेंशियल लॉस देखा था, फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर लिखा है, वो कहते हैं अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग्स। तो क्या है ये? एक अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग है, सिंपल सा आंसर है, अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग है। मटीरियल लॉस है, कुछ भी लिख सकते हो, अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग। अब देखो ये आंसर वो है जो बुक के अंदर इतना डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ पैसेज में, लेकिन खुद सोचना है। अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग है, मटीरियल लॉस है, ठीक है, ऐसा लॉस है जो वापस से ठीक हो सकता है, कैन बी करेक्टेड, ये प्रॉफिट में बाद में बदला जा सकता है, ठीक है। ये अननोन था, ठीक है। सडन चेंज, सडन लॉस था, एकदम से हो गया। जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल लॉस
मेरे को एकदम पता ही हो स्टार्टिंग से ही हो रहा है, नहीं हो सकता है कल मेरा काम अच्छा चल रहा हो सकता है आज ठप हो जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो यानी ये वाले क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ तक कर लिए हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चे। होमवर्क के लिए एक आप लोगों को लिए बेनिफिट, एक सहूलियत मैंने दी है। यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग्स आपको ऑलरेडी दे रखे हैं ताकि आपको पैसेज को खुद जब पढ़े तो समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ से बच्चे आपको अपने वर्ड मीनिंग्स मिल जाएंगे, इधर से और इधर से। यहाँ पे दोनों में बच्चे आपको आपके वर्ड मीनिंग्स के क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ बच्चे यहाँ के पैसेज में ही है, जब आप पेपर में देने जाएंगे तो हो सकता है ये वर्ड्स आपको ना दिए जाएं। ठीक है बच्चों, सो जैसे मैंने बताया था, इट्स गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट लेक्चर, सो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग अ पार्ट। आप लोगों को बच्चे इस लेक्चर की प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। जिन बच्चों को ये लेक्चर समझ में आ गया है तो एक बार मुझे थम्स अप भेज दीजिएगा आप हमारे कॉमेंट बॉक्स में। जिनको कोई भी डाउट हो आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं। So thank you all for being a part of today's class. I'll meet you in the next class. तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। Bye bye everyone.